नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आधुनिक भारतीय इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे हम चर्चा कर रहे हैं। बीईओ, पीसीएस, आरओ, एआरओ जैसे वो जो आने वाले एग्जाम्स हैं, यूपी पीसीएस या स्टेट लेवल के पीसीएस जैसे एग्जाम, इन सभी के लिए और सिविल के मोस्टली जहाँ पे जीएस के पोर्शंस आते हैं, उन सभी के लिए आपको हमारे चैनल से लाभ मिलने वाला है। यहाँ से जो डिटेल्स मिलेंगी वो आपको जानकारी में वृद्धि ही करेंगी। तो इसके साथ साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो इसमें जो भी हमारे पास जो उपलब्ध मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में कैसे आगमन होता है, किस प्रकार से यहाँ पे औपनिवेशिक स्थापनाएं होती हैं और कैसे हमारा जो भारत है वर्तमान भारत बन पाता है, कैसे यहाँ पे आधुनिकता की पहल होती है। तो इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अहम रोल रहता है। क्या उन्होंने आकर के सुधार किए, किस प्रकार के उनके युद्ध हुए, कौन कौन सी चीजें वह अपने यूरोप से हमारे भारत में लेकर के आते हैं, इन सभी ऐसे बिंदुओं पर जो कि हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं चर्चा करेंगे हम। आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हम आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर आगे आने वाले दिनों में हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। मित्रों, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें अगर हम देखें तो ये जो डच थे वो हॉलैंड के निवासी थे, जिसका नाम नीदरलैंड भी है। और इन्होंने ही भारत पर लिखी गई पुस्तक पुस्तक से डच भारत की तरफ आकर्षित हुए। जी हाँ, ये जो पुस्तक लिखी गई, इसी के माध्यम से हॉलैंड के निवासी जो है हमारे भारत की ओर रुख करते हैं, यहाँ से व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रारंभ करते हैं। हमने आपको बताया कि पुर्तगाल में सबसे पहले पुर्तगाली हमारे यहाँ भारत में आए। भारत के यूरोप से आने के जो नए मार्ग थे उनका उद्घाटन किया गया, उनका विस्तार किया गया और 1498 में यह सफलता मिलती है। इसी के माध्यम से फिर से देखते हैं 1595-96 ईस्वी में कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का दल सुमात्रा व बेंटम पहुंचा। जी हाँ, जो डचों का एक दल था वो नेतृत्व में किसके? कॉर्नेलियस हाउटमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉर्नेलियस हाउटमैन जो है वह नेतृत्व करता है 1595 टू 96 इसमें, और जो डचों का दल है वो सुमात्रा और बेंटम पहुंचता है। 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसी के तहत यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें हमने सभी कंपनियों की चर्चा की, उसमें हमने आपको बताया कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स की स्थापना की गई। अगेन हम देखते हैं कुछ और बिंदुओं पर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 21 यानी 21 बच्चों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार, युद्ध, संधि इत्यादि आदि पर का अधिकार प्राप्त हुआ। जी हाँ, जो डच की संसद में पारित हुई कंपनी थी, उस कंपनी का जो व्यापारिक संबंध भारत से प्रारंभ होता है, तो इस प्रकार के कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। डच व्यापारिक व्यवस्था कार्टेल पद्धति पर आधारित है, जिसको कार्टेल प्रोसेस या कार्टेल सिस्टम का मतलब होता है सहकारिता पद्धति पर आधारण। इसके माध्यम से इसमें कंपनी की जो कुल लागत थी वो कितनी थी? 65 लाख गिलहर। जी हाँ, 65 लाख गिलहर पूरी कंपनी की लागत थी। उस समय की जो मुद्रा थी डचों की, उसको गिलहर नाम से संबोधित किया जाता था, गिलहर कहा जाता था। तो इस तरह से प्रश्न भी बनने की संभावनाएं हैं। कंपनी को 17 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियमित करता था। जी हाँ, कंपनी को नियमन के लिए जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे, उनकी जो बोर्ड का पैनल था, उस पैनल में 17 पर्सन्स थे, 17 मेंबर्स थे, जो कंपनी के जो प्रोसेस थे उन सभी का नियंत्रण, कंट्रोल नियमित करते थे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें 9415549448। एग्जाम ब्लास्टर आपको सभी जानकारी उपलब्ध कराता रहेगा। जी हाँ, अगर हम देखते हैं यहाँ पे डचों का भारत में जो स्थापित कारखाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही हो जाता है कि जो स्थापित कारखाने हैं, कहाँ पे अंग्रेजों ने कारखाने स्थापित किए, कौन सा पहला कारखाना था। तो इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं वो परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए इन सभी की चर्चा करते हैं। मसूलीपत्तनम आंध्र प्रदेश 1605 ईस्वी में, यहाँ पे जिसको मसूलीपत्तनम या मछलीपट्टनम दोनों ही नामों से संबोधित किया जाता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है इसके अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। और 1605 ईस्वी में उन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया। पहला कारखाना या जिसको फैक्ट्री कहते हैं, इन दोनों नामों से संबोधित किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य नहीं होता था। कारखाना, फैक्ट्री का मतलब कोई निर्माण कार्य नहीं होता था। आयात निर्यात के लिए एक सेंटर यहाँ पे बनाया गया था, पेत्तापोली निजामतपुरम पत्सम, जिसमें 1610 में कारखाना स्थापित किया गया। पुलीकट 1610 ईस्वी में कारखाना स्थापित किया गया। सूरत जो गुजरात में है, यहाँ पे 1616 ईस्वी में एक कारखाना स्थापित किया गया। पिपली बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ,
पिपली में 1627, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1627 में पिपली में ये कारखाना स्थापित किया गया। चिंसुरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल में कारखाना ये स्थापित किया गया, क्योंकि सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था और ये सोने की चिड़िया का केंद्र बिंदु ये बंगाल ही था। तो इसलिए जो भी व्यक्ति बंगाल में अपना कारखाना स्थापित कर ले या जिसकी पहुंच बंगाल तक पहुंच जाए तो वह भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रारंभ से व्यापार प्रारंभ कर सकता है। नागपट्टनम तमिलनाडु में है और यह 1659 में इन्होंने यहाँ पे अपने कारखाने स्थापित किए। डचों ने मसालों के स्थान पे, ये थोड़ा सा अलग है, ये सामान्य अगर हम बात करें पुर्तगालियों के साथ साथ में कुछ और भी लोगों की, तो इसमें जो डच हैं, डचों ने मसालों के स्थान पर कपड़े के व्यापार को अधिक महत्व दिया, क्योंकि भारत का जो सूती वस्त्र भंडार था वो बहुत ही विस्तृत है। वर्तमान समय में भी हम कॉटन इंडस्ट्री में अपना नाम परचम लहरा रहे हैं। तो डचों ने जो यहाँ के खादी भंडार थे, जो मसालों के स्थान पर कपड़े थे, उनके व्यापार को सबसे अधिक महत्व दिया, अर्थात भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डचों को किस वस्तु का निर्यात करने के लिए, किस वस्तु के व्यापार के लिए सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो वो वस्त्र के लिए वो उतना ज्यादा श्रेय मसालों को नहीं देते थे, जबकि डच जो थे वो कपड़ों का श्रेय अधिक देते थे। इसके बाद में हम देखते हैं 1650 के दशक में कासिम बाजार में रेशम की चक्की उद्योग स्थापित किया गया। देखिए ये रेशम की चक्की जो है ये कासिम बाजार 1650 ईस्वी में ये काम हुआ और कासिम बाजार में हुआ, जिसमें रेशम की चक्की उद्योग स्थापित किया गया, जिसमें उन्होंने लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा। गुजरात के भड़ौच बंदरगाह से बंगाल कोरोमंडल तट से कपड़ों का निर्यात किया जाता था। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात के भड़ौच बंदरगाह से तथा बंगाल के कोरोमंडल तट से कपड़ों का निर्यात किया जाता था। ये दो तट थे, जिसमें एक बंगाल में कोरोमंडल तट था और दूसरा जो था वो भड़ौच था, जो कि गुजरात में था। यहाँ पे 3000 कारीगरों को वेतन पे रखा, यानी यहाँ के लोगों को जो कार्य देने का काम था वह भी डचों ने ही प्रारंभ किया। इसलिए डच जो थे कुछ नई चेतनाओं का, नए कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए डचों का नाम बहुत ही ज्यादा विशिष्ट है। मसूलीपट्टनम और सूरत से डच नील का निर्यात करते थे। जी हाँ, ये नील की खेती होती थी। नील की खेती के लिए मछलीपट्टनम और सूरत से डच नील का निर्यात करते थे। पेटोनोया एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र बनाया गया था। डचों के स्वर्ण सिक्के, जिन्हें पैगोड़ा कहा जाता था, पुलिकट में ढाले जाते थे। यानी पुलिकट जो था वहां पे टकसाल भी थी उनकी, जहां पे उनके स्वर्ण के सिक्के, जिनको पैगोड़ा, यानी डचों की मुद्रा का नाम क्या था, पैगोड़ा, और यह पैगोड़ा जो है वह पुलिकट में इनका एक टकसाल भी था, जहां पे इसका कारखाना लगा हुआ था, जहां पे सिक्के ढालने का काम होता है। टकसाल उसी क्षेत्र को कहते हैं जहां पे मुद्रा बनाई जाती है, सिक्के ढाले जाते हैं। भारत से डच नील, शोरा, मसाले, कच्चा रेशम, अफीम, सीसा इत्यादि का निर्यात करते थे और उसके माध्यम से वह अपने साझेदार को 18% का लाभांश देती थी, जो कि वाणिज्य के इतिहास में कॉमर्शियल लेवल पे सबसे ज्यादा लाभांश है। 18% का औसतन अपने साझेदार को देने के लिए ये जो औसत है ये सबसे अधिक है, जो कि आज तक विश्व में किसी भी कॉमर्शियल इंडस्ट्री में नहीं हुआ कि साझेदार को 18% का लाभांश दिया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ और बिंदु हैं जिनमें हम देखते हैं नागापट्टनम को 1690 में पुलिकट के स्थान पर कंपनी का मुख्यालय बनाया गया। यानी पुलिकट अभी तक का मुख्यालय क्या था 1690 तक, उसमें पुलिकट को उनका मुख्यालय था, उनका सेंट्रल जो कार्यालय था, सेंट्रल ऑफिस था। लेकिन इसके बाद में नागापट्टनम को उन्होंने सेंट्रल ऑफिस बना लिया, जो कि 1690 और 1759 जहां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से डचों को भारत से वापस जाना पड़ता है। 1759 को हुए बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया तथा 1795 में अंतिम रूप से निष्कासित कर दिया। यानी जो उनका वस्त्रों का कार्य था वह सब कुछ उनको छोड़ करके जाना पड़ा 1795 में। और बेदारा का जो युद्ध हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1757 प्लासी, 1764 में बक्सर, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। लेकिन 59 जो है वो बेदारा का युद्ध है। यहाँ से अंग्रेज अपने वर्चस्व में आ चुके थे और वह किसी से भी लोहा मोल ले सकते थे।
पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि 1498 जो है वह सबसे पहले पुर्तगाली आए भी और सबसे बाद 1961 गोवा छोड़ करके वह गए भी। तो इस प्रकार 1795 में डच आत्मिक रूप से वापस चले जाते हैं अपने यहाँ और 1759 में वह अपने समस्त व्यापार को समाप्त करके वह बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से यही स्थितियां रहीं जिनमें हमने बात करी डचों के भारतीय आगमन पर और उनके द्वारा किए गए जो नए नए संशोधन है, नई नई जो स्थितियां हैं, तो इन सभी तक हमने आपको जानकारी प्रदान की। सभी कंपनियों पे हम जानकारी प्रदान करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पार्ट है आधुनिक भारत का, उन सभी की चर्चा हम यहाँ इसी माध्यम से कर लेंगे और सभी की जानकारी आप तक पहुँचा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। आप सभी को हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना है। थोड़े ही दिनों के बाद में हम लाइव क्लासेस की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी।